नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इस्सार खान। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज 10 अगस्त तक रोक लगा दी है, क्योंकि नुपुर शर्मा की जान को खतरा है और यह खतरा ऐसे लोगों से है जो नुपुर की जान लेने की साजिश रचने में जुटे हुए हैं। पटना से लेकर पाकिस्तान तक नुपुर के खिलाफ हत्या की प्लानिंग की जा रही है। पटना से गिरफ्तार गैंग्स ऑफ फुलवारी के एक संदिग्ध आतंकवादी के मोबाइल से नुपुर के घर का पता भी मिला है। और जैसे जैसे साजिश में पीएफआई का नाम सामने आ रहा है, ये जो विवादित संगठन है, इस पर बैन लगाने की मांग भी अब तेज हो रही है। तो गैंग्स ऑफ फुलवारी का पूरा गेम प्लान क्या था, इस रिपोर्ट में देखिए आप। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की साजिश की परतें खुलती जा रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की है, जहां से हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश का खुलासा हुआ। दूसरी तस्वीर पूर्वी चंपारण के चकिया की है, जहां दहशत की ट्रेनिंग दी जा रही है। और तीसरी तस्वीर दरभंगा की है, जहां पीएफआई का झंडा फहराया गया था। पटना में पीएफआई की साजिश का खुलासा फुलवारी शरीफ से 2 संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी के बाद हुआ। 12 जुलाई को पीएम मोदी का बिहार दौरा था और इस दौरान पटना पुलिस को खुफिया इनपुट मिला था, जिसके बाद छापेमारी हुई और 2 आरोपियों को आपत्तिजनक पर्चे के साथ गिरफ्तार किया गया। और इस गिरफ्तारी के बाद देश विरोधी साजिश की परतें खुलने लगी। उस दिन पटना पुलिस ने 2 आरोपी जलालुद्दीन और अतहर परवेज को गिरफ्तार किया था और इनकी गिरफ्तारी के बाद इनके देश विरोधी मंसूबे के मॉड्यूल का पता चला। पटना पुलिस की एफआईआर में 26 सक्रिय लोगों के नामों का जिक्र है, जिनमें से पटना के रहने वाले 10 लोग हैं, दरभंगा मधुबनी के 3 लोग, कटिहार के 2, नालंदा, पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, अररिया और वैशाली के 1 लोग हैं। इस नेटवर्क में शामिल 5 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी बीच एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अतहर परवेज के मोबाइल से नुपुर शर्मा का नंबर और पता मिला है। अतहर परवेज ने पूछताछ में बताया है कि नुपुर के दिल्ली वाले घर का पता व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया था। मकसद ये कि जो भी उसके घर पहले पहुंचेगा वह हमला करेगा। एनआईए, आईबी और पटना पुलिस की छानबीन के दौरान ये जानकारी सामने आई है। मतलब साफ है कि पटना में रची जा रही साजिश का मकसद नुपुर शर्मा के घर पर जाकर हमला करना था। फिलहाल अतहर परवेज की रिमांड खत्म हो चुकी है और कोर्ट के आदेश के बाद उसे बेऊर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस की पूछताछ के दौरान अतहर परवेज ने खुलासा किया, आतंक की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर केरल से आए थे। बिहार के 13 जिलों में कैंप ऑफिस में ट्रेनिंग दी जाती थी। पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया समेत 13 जिलों में कैंप ऑफिस हैं। नामजद आरोपियों की तलाश में पुलिस करीब 8 जिलों में छापेमारी कर रही है। खुलासा ये भी हुआ है कि नुपुर कांड के बाद विवादित वीडियो दिखाकर अशिक्षित और बेरोजगार मुस्लिम युवकों को गुमराह करना और फिर आतंक के दलदल में धकेलना इनके गैंग का मकसद हो गया था। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए पटना से बैठे बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिसके लिए दूसरे राज्य से लोग आते थे। पीएफआई को लेकर हो रहे इन खुलासों के बाद अब बिहार में इस संगठन को बैन करने की मांग उठने लगी है। बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक सुशील मोदी ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, जिसका समर्थन बीजेपी के सांसद और विधायक भी कर रहे हैं। देखिए, जो पीएफआई के बारे में जो बिहार में खुलासा हुआ कि किस तरह से प्रधानमंत्री की यात्रा के पूर्व उनकी पूरी तैयारी थी, उनका जो पाकिस्तान कनेक्शन है उसका भी खुलासा हो चुका है। और इसके पहले कर्नाटक में, केरल में उसकी जो सारी गतिविधियां हैं वो सभी लोगों के सामने है। और अब जो खुलासा हुआ, मुझे लगता है कि अब इसके बाद बिहार सरकार और भारत सरकार को इस संस्था पर प्रतिबंध लगाने के बारे में विचार करना चाहिए। जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि में संलग्न है, आतंकवाद में संलग्न है, जो तो ऐसे ये को प्रतिबंधित करना ही चाहिए। पीएफआई का सीधा एजेंडा है भारत को गजवाए हिंद इस्लामिक इंडिया में परिवर्तित करना, वो भी जिहाद से
हिंसात्मक जिहाद से कोई कार्रवाई क्यों नहीं और होगा हुआ है। और ये पीएफआई सिम्मी का ही बड़ा रूप है। मैं समझता हूँ सरकार इसको बैन जरूर लगाएगी और देश हित में बैन रखना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, दहशत के दरभंगा जिले की राजनीति में पकड़ रखने वाले जेडीयू के नेता और मंत्री मदन सहनी भी संगठन को प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे हैं। कोई भी संगठन के माध्यम से देश विरोधी कार्य अगर किए जाते हैं तो उसको जरूर बैन लगना चाहिए, जिससे देश का नुकसान हो, समाज का नुकसान हो, व्यक्ति का नुकसान हो और आपसी सौहार्द का वातावरण खराब हो। अगर वैसे काम में कोई भी संगठन लगा हुआ तो उसको हर हाल में बंद करना चाहिए। तो ये कोई अनुचित मांग तो है नहीं। निश्चित रूप से अगर कोई भी देश विरोधी काम कर रहे हैं तो उस पर जरूर बैन लगना चाहिए, उनको जरूर जो है सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। मदन सहनी बिहार के जिस दरभंगा जिले की राजनीति करते हैं, वहां पीएफआई की जड़ें काफी गहरी हो चुकी हैं और सालों पहले तक दरभंगा आतंक के मॉड्यूल के लिए कुख्यात रहा है। इनकी जड़ें यहाँ कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि जिस पीएफआई पर बिहार में पुलिस शिकंजा कस रही है, उस पीएफआई का झंडा बैनर लेकर लोग संदिग्ध आतंकियों के समर्थन में जुलूस तक निकाल रहे हैं। जिस दरभंगा में ये जुलूस निकाला जा रहा है, वहाँ के 3 लोग इस गैंग्स ऑफ फुलवारी में सक्रिय थे। इनमें से एक सनाउल्लाह पीएफआई का बिहार का महासचिव है, जिसके गांव में पीएफआई की बैठकें होती थी। एबीपी न्यूज के पास उसका वीडियो भी है। सनाउल्लाह के गांव में ही रहने वाले मुस्तकीन को एबीपी न्यूज ने खोज निकाला। पुलिस को मुस्तकीन की भी तलाश है, जिसका नाम एफआईआर में भी है। हालांकि मुस्तकीन खुद को बेगुनाह बताते हुए दावा कर रहा है कि उसका पीएफआई से कोई रिश्ता नहीं है। मुझे तो इन चीजों के मामले में कोई नॉलेज नहीं है कि क्यों हुआ, किसने नाम डलवाया, क्योंकि मैं अपना घर द्वार छोड़ करके मैं शहर में रहा हूँ, 3 साल से रह रहा हूँ लगभग। सर मुझे उनका कोई संपर्क ही नहीं है, कुछ नॉलेज भी नहीं है मेरे को। मैं सर जानता इतना हूँ कि सर मैंने किसी तरह का भी कोई कांड नहीं किया। गैंग्स ऑफ फुलवारी में शामिल जिन 5 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है, उनमें जलालुद्दीन, अतहर परवेज, अरमान मलिक, नूरुद्दीन जंगी और मरगूब अहमद दानिश का नाम शामिल है। मरगूब अहमद दानिश के बारे में बताया जाता है कि वो गजवा-ए-हिंद नाम से व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था, जो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़ा था। सूत्रों की माने तो जांच में ये भी पता चला है कि दानिश खुद को आईएसआई का एजेंट भी बताता था। और देखिए, पटना में संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। फुलवारी शरीफ से पकड़े गए अतहर परवेज रासलाफेन नाम के एक ग्रुप से जुड़ा हुआ था। इस ग्रुप को केरल के 2 टेलीकॉम इंजीनियर अब्दुल अजीम और केएम आरिफ ने बनाया था। 12 सदस्यों वाला ये ग्रुप पीएफआई के लिए सदस्यता अभियान, नई भर्ती, युवाओं को हथियार की ट्रेनिंग देने के काम की निगरानी करता था। रासलाफेन नाम के ग्रुप का हेडक्वार्टर कतर की राजधानी दोहा में है। यह भी पता चला है कि युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग देने के लिए बाकायदा फंडिंग जो है वो कतर से हो रही थी। और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, ये तार इस आतंकी संगठन के बहुत दूर दूर तक फैले हुए, यही खुलासा हो रहा है? बिल्कुल रोमाना, ये इंटरनेशनल कनेक्शंस जो है वो अब सामने आ रहा है कि कैसे जो संदिग्ध पकड़े गए हैं उनके लिंक वो पाकिस्तान, दोहा से लेकर के तमाम दूसरे देशों में, जहां से कि फंडिंग भी हो रही थी। इस बात की तलाश की जा रही है कि इन लोगों को जो पैसा मिल रहा था, इंडिया से जो पैसे आ रहे थे, क्या उसके लिंक कहीं बाहर से थे, और जो पैसे विड्रॉ किए गए थे बैंक से, उसका क्या लिंक था। इसके अलावा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे थे वो कहां से उनको इंस्ट्रक्शंस आता था, और जो इंस्ट्रक्टर आते थे वो किस तरह के थे। तो ये सारा कुछ जो है वो एक एक करके सामने खुलासा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो गैंग्स ऑफ फुलवारी का कनेक्शन भारत के केरल से लेकर विदेशी कतर के दोहा तक, नदियों में उफान और हथेली पर जान, कुछ ऐसा ही हाल है बाढ़ प्रभावित इलाकों का। कई जगह तो ऐसे हालात हैं कि लोग मजबूरी में अपनी जान जोखिम में डाले हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही भी उनकी जान मुश्किल में डाल रही है। बाढ़ अब खतरनाक हादसों की वजह बनती जा रही है।
तो देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वही आपके लिए लेकर आए हैं संजोकर। सड़क के ऊपर तेज प्रवाह से पानी बह रहा था। स्कूल बस के ड्राइवर ने ऐसी ही हालत में बस निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से उसने बस बीच पुलिया पर ही रोक दी। बस पानी का तेज बहाव झेल नहीं पाई और इस तरह नाले में गिर गई। बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और उफनते नाले में बस से बाहर निकल आए। ये बस बच्चों को लेने जा रही थी, लेकिन उफनते किरोड़ा नाले में हादसे का शिकार हो गई। गनीमत रही कि बस में स्कूली बच्चे नहीं थे, वरना तो बड़ी अनहोनी हो जाती। भारी बारिश की वजह से टनकपुर पूर्णागिरी धाम के रास्ते में बहने वाले पहाड़ी नाले उफान पर हैं। नाले में बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं। ऐसे में लोगों को जान हथेली पर रखकर इन नालों को पार करना पड़ रहा है। बाइक वाले अपनी बाइक को धक्का मारकर इन उफनते नालों से होकर गुजर रहे हैं। हादसे की आशंका के बावजूद लोग खतरा मोल लेने से बाज नहीं आ रहे। मुनस्यारी इलाके में कुछ दिन पहले पुल टूट गया था, तो लोग जान हथेली पर रखकर उफनते नाले के बीच इसी तरह गाड़ियां पार करवा रहे हैं। पिथौरागढ़ के कई इलाकों में ऐसी ही हालत हो गई है। पहाड़ी नदियां उफान पर हैं और जमीन कटाव का खतरा बढ़ गया है। नदी उफान पर थी तो उसमें एक आदमी बह गया। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन से आई हैं, जहां रूपावेल नदी पर यह दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। पुलिया के ऊपर पानी उफन रहा था। गुलाब सिंह नाम का 40 साल का एक व्यक्ति उस पार एक दुकान में सामान लेने जा रहा था, लेकिन डूबी पुलिया पार करने की कोशिश में उसका पैर डगमगा गया और पानी के तेज बहाव में वो बह गया। लोग किनारों पर खड़े बस देखते रह गए। नदी का बहाव इतना तेज था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कूदकर उसकी जान बचा सके। लापरवाही की तस्वीरें उज्जैन से भी आ रही हैं। यहाँ भारी बारिश और बाढ़ से शिप्रा नदी उफान पर है। इसमें नदी के नजदीक के इलाके, घाट और पुलिया हर जगह पानी से लबालब हैं। नदी का छोटा पुल पूरी तरह डूब चुका है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में जान हथेली पर रखकर लोग पुल से गुजर रहे हैं। उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर है और शिप्रा नदी के छोटे ब्रिज पर पानी बह रहा है, लेकिन लोग जल्दबाजी के चक्कर में किस प्रकार से जान का जोखिम उठा रहे हैं। देखिए आप, शिप्रा नदी के आसपास यहाँ पर काफ़ी घाट डूब चुके हैं और लगातार बारिश की वजह से यहाँ पर जो शिप्रा नदी का छोटा पुल है वो जलमग्न हो गया है। कहीं से भी ब्रिज दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी के चक्कर में लोग किस प्रकार से जान का जोखिम उठा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो हादसे को निमंत्रण दिया जा रहा है। यहाँ पर जब ये लोग ब्रिज पार करते हैं तो आप रोकते हैं इन्हें? रोकते हैं सर, बाकी ये सुनते नहीं है जनता, इनके वाली चलाती है, वाहन बड़े बड़े निकाल रहे हैं। ये देख लो गाड़ी है धो रहा है यहाँ पे। हमें इनको समझाओ तो ये अपने ही माथे आते हैं। आपको इतनी जल्दी आप जान का जोखिम उठा रहे हैं और नदी पार कर रहे हैं? घर जा रही हूँ। तो आपको लगा नहीं कि यहाँ जान का जोखिम भी हो सकता है? ज़्यादा थोड़ी है, ज़्यादा पानी नहीं है, केवल घुटने तक। गुजरात में मूसलाधार बारिश ने क्या हाल कर दिया है, ये गुजरात के अरावली की इन तस्वीरों में दिख रहा है। अरावली के शामल जी का ये पेट्रोल पंप पानी में डूब गया। जल जमाव ऐसा कि सड़कों पर पानी भरा। कई बांधों में पानी के ओवरफ्लो होने से भी गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ की नौबत आई है।
तापी के उकाई बांध के 22 में से 13 गेट खोले गए और पानी इतनी जोर से गिरा कि धुआं धुआं सा दिखने लगा। बांधों से पानी छोड़ा गया तो नदियों में उफान आ गया। ये गुजरात के तापी की ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। नदी का रौद्र रूप साफ दिख रहा है। इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ ने किस कदर खौफ पैदा किया। इस बार का मानसून गुजरात पर बहुत भारी गुजर रहा है। वैसे भारी बारिश में हालात तो महाराष्ट्र में भी बिगड़े हैं। पूर्णा नदी में इस कदर उफान है कि अकोला से अकोट जाने वाली सड़कें बंद हो गई। यहाँ नदी किनारे स्थित कई फीट ऊंचा शिवलिंग पानी में डूबा है। श्रद्धालु यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। बारिश और जलभराव ने सड़कों पर गाड़ियों के पहिए भी रोक दिए हैं। ये मुंबई नासिक हाईवे की तस्वीरें हैं। ठाणे में घोड़बंदर रोड पर भी नौबत ये आई कि गाड़ियां रेंग कर चलने लगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके से भी डराने वाली तस्वीरें आई हैं। यहाँ धमतरी जिले में छत्तीसगढ़ को ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर भीषण भूस्खलन हुआ है। बड़ी बड़ी चट्टानें अब भी यहाँ गिरी पड़ी हैं। छत्तीसगढ़ में रुक रुक कर पिछले एक हफ्ते से बारिश हो रही है और बारिश का कहर ऐसा कि कहीं नाव से लोग अपने घर में आने जाने को मजबूर हैं तो कहीं आप देखिए नेशनल हाईवे ही जाम हो गया है। दरअसल ये रायपुर से या यूं कहें छत्तीसगढ़ से उड़ीसा और तेलंगाना को जोड़ने वाली सड़क है। ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे में इस पहाड़ को देखिए आप। ये लैंडस्लाइड होने की वजह से बहुत बड़ा पहाड़ है ये और पूरा बड़े बड़े जो पत्थर है वो गिर गए हैं। हालांकि NHAI को इसका संज्ञान लेना चाहिए, स्थानीय प्रशासन को, क्योंकि ये सड़क जो है बहुत व्यस्त सड़क है, लेकिन ये पूरी सड़क बंद है अभी। दरअसल आसमान से बरस रही कुदरती आपदा का असर जमीन पर दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात तक तबाही ही तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो कहां किस तरह का नुकसान हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। महाराष्ट्र के चंद्रपुर इलाके में तो इतनी भीषण बाढ़ आई कि गांव के गांव टापू नजर आ रहे हैं। न कहीं रास्ते नजर आ रहे हैं, न सड़कें दिख रही हैं। लोग कहीं कमर के ऊपर तक तो कहीं कंधे तक पानी में डूबे हुए हैं। घरों के ग्राउंड फ्लोर पानी में डूबे हैं। लोगों ने ऊपरी मंजिलों पर शरण ली हुई है और बचाव कर्मियों की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। NDRF और SDRF की टीमें बोट लेकर पहुंची हैं और बाढ़ में फंसे लोगों को निकाल रही हैं। चंद्रपुर के वरोरा तालुका में 8 से 9 गांव डूबे हुए हैं। पानी कितना ज्यादा है, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कई फीट ऊंचे बिजली के खंभों का सिर्फ थोड़ा सा ही हिस्सा नजर आ रहा है। वरोरा तालुका में अगर देखा जाए तो 8 से 9 गाँव जो है उनमें बारिश का पानी जाने की वजह से थोड़ी फ्लड सिचुएशन आ गई है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सोईट ये गांव है जो कम्प्लीटली एनसर्कल हो चुका है और अभी हमारी लोकल चंद्रपुर की टीम और SDRF की टीम की हेल्प से हम लोग उनको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। कल हुई भारी बारिश ने महाराष्ट्र के वर्धा के हिंगन घाट इलाके में भी तबाही मचा दी। घाट डूब गया और वहां स्थित शिव प्रतिमा भी बाढ़ की चपेट में आ गई। लोग बता रहे हैं कि कल शिव प्रतिमा के गले तक पानी पहुंच गया था। शंकर जी की जो गले पर पानी था, ये गले तक पानी था पूरा। जो यहाँ शंकर जी शमशान का शंकर जी है, वहाँ गले तक पानी था। ये स्थिति थी कि ये जो पुल था, ये पुल पे बिल्कुल मतलब पूरा पुल बंद था और ये पुल नजर नहीं आ रहा था कि यहाँ पुल है करके, इतना पानी था। और ये आगे में यहाँ कब्रिस्तान है, पूरा कब्रिस्तान पानी से भरा था। नदी में अभी भी उफान है। इस नदी पर बने पुल के ऊपर से बाढ़ गुजरी और पीछे छोड़ गई अपने निशान। इस इलाके में तबाही के निशान अभी भी देखे जा सकते हैं। गुजरात के नवसारी पर इस बार के मॉनसून की बहुत बुरी मार पड़ी है। ये नवसारी के नदी किनारे वाले इलाकों की ड्रोन तस्वीरें हैं, जहां सब कुछ डूबा हुआ है। भारी बारिश और बाढ़ ने यहाँ के किसानों और उत्पादकों की फसल चौपट कर दी है। उनकी साल भर की मेहनत पर पानी भर गया है। केले की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है।
लोग बता रहे हैं कि 3 नदियों में पूर्णा, कावेरी और अंबिका में बाढ़ की वजह से ये बर्बादी आई है। भीषण बारिश और बाढ़ यहाँ के खेतों को रौंद कर गुजर गई। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में कुदरत ने बड़ी तबाही मचाई। किन्नौर जिले में तिब्बत सीमा से सटे क्षेत्र शलखर और चांगो में बादल फटा, जिसकी वजह से इस इलाके पर कहर टूट पड़ा। उसके बाद आई बाढ़ ने कुछ भी साबुत नहीं छोड़ा, न घर, न दुकान, न मंदिर, न सड़क। सब जगह मोटी मोटी चट्टानें और मलबा घुस आया है। इस आपदा की चपेट में आए घरों से लोग अब सिर्फ अपना बचा कुचा सामान निकाल रहे हैं। बाढ़ से लोगों के घरों की ही नहीं, बगीचों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बगीचों में मलबा भर गया है। शिमला से काजा जाने वाली मेन रोड चांगो और शलखर के बीच 4 जगहों पर टूट गई है। ऐसी हालत में इस प्रभावित इलाके तक पहुंच पाना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।